हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्र क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? चलो, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम चैप्टर नंबर 4 पे आए हैं। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी इसमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें पता भी होगी, क्योंकि डेली लाइफ टू लाइफ एक्टिविटीज़ और जितना भी आपकी डे एक्टिविटीज़ में होता है, आप कहीं ना कहीं ये वर्ड्स सुन ही लेते हो। तो ये जो वर्ड्स है बच्चों, आप ये जो चैप्टर है आप पढ़ोगे, कंपटीशन के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये आपकी लाइफ के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस चैप्टर पढ़ के किसी को भी नॉलेज दे सकते हो कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आई होप आप सब मेरे साथ अच्छे से ये चैप्टर पढ़ोगे और जाके जो मैं होमवर्क आपको देती हूँ आप वो भी करोगे। ठीक है, चलिए तो सब बच्चे स्टार्ट है, चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले बच्चों जो चैप्टर के नाम पे जाइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन पता है ना बच्चों, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिफरेंट हो, एसेक्सुअल सेक्सुअल सब पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन से। और सेकंड है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है बेटा? हेल्थ वर्ड का जो मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, अगर आप बोलते हो, अगर मैंने बोला कि बच्चों आर यू हेल्दी, तो बोलोगे यस मैम आई एम हेल्दी, तो आप किस चीज़ के बिहाफ पे बोल रहे हो कि आप हेल्दी हो? ऐसा तो नहीं है आपके डोले शोले हैं तो आप बोल रहे हो कि मैम हम हेल्दी हैं, ऐसा तो नहीं होता। हेल्दी तब होता है बच्चे जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, आप सारे पर्सपेक्टिव्स, आपका बिहेवियर काफ़ी पॉजिटिव है सोसाइटी की तरफ, सारे पर्सपेक्टिव को काउंट किया जाता है बच्चों हेल्थ के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is your emotional, your behavior, social and physical। इसका मतलब है बच्चों WHO क्या है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो, आप बिहेवियरली भी स्ट्रांग हो, आप सोशली भी स्ट्रांग हो और आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो इन द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि हाइजीनिक कंडीशंस, सोसाइटी, ये सब चीज़ें, RCH प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं सुनते हो। आपको पता है कि आपको बोला जाता है कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से वॉश करें। ठीक है, क्यों कहा जाता है आपको बच्चों? ताकि आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप, अगर आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या होना है बच्चों? इमोशनली स्ट्रांग होना है। आपको अपने पेरेंट्स से, अपने डॉक्टर्स से, अपने टीचर से जाके कंसर्न करना है, उनको बताना है। ठीक है, काफ़ी टाइम देखा गया है कि बच्चों जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, गर्ल्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं, बॉयज़ के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है बच्चों? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, आपको फिजिकली उनका ध्यान रखना है, सोसाइटी की तरफ एक आपका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए टूवर्ड्स योर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। ऑलराइट, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अब बच्चों ये जो मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, इसका मतलब क्या है बताइए बच्चों? देखो, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे रिप्रोडक्शन की बात करें, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको हर दिन अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ध्यान रखना है, वॉश करना है, हाइजीनिक कंडीशंस को वॉश करना है। ठीक है, आपको कोई गलत नज़रिया नहीं देखना है, आप प्रॉपर्ली अपने पेरेंट्स से जाके डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आता है या इमोशनली आपके मन में कुछ चल रहा है तो आपको क्या करना है बच्चों? उन सब चीज़ों को डिस्कस करना है ताकि आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो पाओ। और आपको पता है अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, उसी चीज़ से क्या बनती है? सोसाइटी बनती है।
पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को देखिए, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉर्ट कीजिए। अगर एक एक इंसान पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, टुवर्ड्स योर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, टुवर्ड्स योर सोशल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, तो क्या होगा, सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी होगी। आपको पता है कि आज कितने केसेस आते हैं, रेप केसेस आते हैं इतने ज़्यादा, ठीक है। आपने देखा है, आप कितनी सारी मूवीज़ बनी है, कितने सारे क्राइम शोज आते हैं, उसके अंदर आप क्या देखते हो, उसके अंदर बच्चों किस चीज़ की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ठीक है। आज इसीलिए बहुत सारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन यूज़ की गई है। सेक्स एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या, आपकी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सको, आपको चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। जब आप प्यूबर्टी अटेन करते हो, काफ़ी टाइम देखा गया है जब मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल्स को, तो वो ज़्यादा घबरा जाती है, इमोशनल हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको पहले ही तैयार होना है, इसीलिए आपको सेक्स एजुकेशन दी जाती है। और यही चीज़ें क्या बनाती है बच्चों, हमारी सोसाइटी को मजबूत बनाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, आपको खुद पे इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, आपको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अवेयरनेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आपको पता है आजकल टीनेज प्रेगनेंसी कितना मेजर पार्ट है, कितनी बून प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ, सर्वे में पाया गया कि टीनेज प्रेगनेंसी से लगभग काफ़ी सारे मौतें हो जाती है, काफ़ी सारी डेथ्स हो जाती है एक साल के अंदर। क्यों हो रही है बच्चों ये, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस के बारे में नहीं बताया जाता है, अनसेफ सेक्स उनको नहीं बताया जाता है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, RCH प्रोग्राम्स आपको पता होनी चाहिए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, Why it is significant to maintain reproductive health? It is very important question बच्चों। ये आपके लिए नहीं, इंडिया के हर इंसान के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड के हर इंसान के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें। बताइए, देखिए बच्चों, अगर आपको पता है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कब फैलती हैं, जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हो, ठीक है। या तो आपने अनसेफ सेक्स किया है, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें क्या है, ये भी एक नेगेटिव नज़रिया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें। क्यों, ताकि आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी का पार्ट बन सके, हिस्सा बन सके, ठीक है। हमें एक सोसाइटी बनानी है, और वो सोसाइटी कैसी होनी है बच्चों, वो सोसाइटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, चाहे वो रिप्रोडक्शन के केसेस में हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ, चाहे वो आपकी सोशल हेल्थ या आपकी इमोशनल हेल्थ, कोई भी हेल्थ हो, ठीक है बच्चों। यही बनाती है एक हेल्दी इंसान को एक नॉन हेल्दी इंसान से अलग, ठीक है। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। आप एक बेटर रिसोर्स होंगे हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि आप इकोनॉमिकली काम कर रहे हो हमारे लिए, आप फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें बताती है कि क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। चलिए बच्चा, ये हो गया है। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले आता है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब हम कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले, इंडिया वाज फर्स्ट टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया के अंदर सबसे पहले RCH प्रोग्राम्स चलाए गए बच्चों, ठीक है। आपको पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया ही पहली एक ऐसी कंट्री थी जिसने इनिशिएट किया किस चीज़ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब एक इंडिविजुअल हेल्थ ना रह करके एक सोशल गोल बन गया, एक मुद्दा बन गया, ठीक है, कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करनी है, अटेन करनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, ठीक है बच्चों। काफ़ी सारे स्टेट्स में आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, जब 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या देती हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स देती हैं। जिन फैमिली में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, उन फैमिलीज को गिफ्ट देती हैं। क्यों बच्चों, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है,
ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। काफ़ी सारे स्लोगन्स बने हैं, हम दो हमारे दो, काफ़ी फेमस स्लोगन है ये, आप सब इसने सुना भी होगा। ठीक है, क्या मतलब है हम दो हमारे दो, बताइए। आपको पता है इंडिया का जो पॉपुलेशन लेवल है वो कितना हाई है। ठीक है, इस पॉपुलेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि हमारी पॉपुलेशन एक कंट्रोल लेवल पे रहे। ठीक है, और उन प्लानिंग्स को क्या बोला गया बच्चों? उन प्लानिंग्स को बोला गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें क्या बोलती है सरकार कि आपके 2 बच्चे हैं तो आप अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं, आपकी जो फैमिली है वो रिसोर्सफुल है। क्यों? क्योंकि 2 बच्चों को फीड कराने के लिए, उन्हें रिसोर्सेज देने के लिए आप सक्षम हो, आप केपेबल हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी ये स्लोगन्स निकल के आए कि हम 2 और हमारे 2। ठीक है, तो ये सब स्लोगन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों ताकि हम अपनी पॉपुलेशन लेवल को कंट्रोल कर पाए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये किसका हिस्सा है? ये भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हिस्सा है। अगर हमें अपनी सोसाइटी मजबूत बनानी है तो हमें अपनी पॉपुलेशन लेवल पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम हर एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दे सके। ठीक है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख सके, उसकी हेल्थ मेंटेन करवा सके। ठीक है बच्चों, चलिए इंट्रोड्यूस RCH। अब RCH क्या है बच्चों? RCH प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स WHO ने चलाए गए बच्चों। WHO ने क्या बोला कि हर बच्चे को अधिकार है अपनी हेल्थ मेंटेन करने का। ठीक है, हर बच्चे को अधिकार है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का, हेल्दी रहने का। कोई बच्चा क्या होना चाहिए बच्चों? कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अपनी हेल्थ को मेंटेन ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स बताए गए कि हाउ टू बी, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी रह सकते हैं, कैसे कब प्यूबर्टी आती है, चेंजेस आते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं, उन चीज़ों से लड़ सकते हैं। ठीक है, अनसेफ सेक्स, कॉन्डम्स, प्रिकॉशंस, सब ये सब चीज़ें इसके तहत आती है। चलिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस मेजरली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को हमें उठाना है ना, हम कितनी भी सब्स्टिट्यूट वहाँ पे लेके आए तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं करते। ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट सेक्स रिप्रोडक्टिव थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, मदर फादर ही शर्माते थे, वो अपने बच्चे को खुल के नहीं बताते थे कि बेटा ये होता है या ऐसे होता है, प्यूबर्टी अटेन होती है, उसके बाद आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, कुछ होगा, ये सब कोई नहीं बताता था। ठीक है, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सेक्स एजुकेशन। हर स्कूल में ही होना चाहिए। काफ़ी सारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन का सिर्फ नाम रह गया है। स्कूल्स, काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं बच्चों, जैसे गाँव में कुछ स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर आज भी सेक्स एजुकेशन के नाम पे सिर्फ नाम ही है, वहाँ पे इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुल करके बच्चों को बताइए ताकि उनका जो नज़रिया है टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव थिंग्स, ठीक है, ये पता हो। आपको पता है बच्चों, जब रेप्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब है लैकिंग ऑफ अवेयरनेस। उनके पास एजुकेशन उनको टाइम पर नहीं मिली, उनको अवेयर नहीं किया गया इन चीज़ों को लेकर, तभी ये सब चीज़ें होती हैं, तभी ये इश्यूज उठाए जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज के टाइम पे हम हर बच्चे को अवेयर करें टुवर्ड्स सेक्स, टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव थिंग्स, टुवर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टुवर्ड्स हाइजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब हमारी जो सरकार है बच्चों, आप हमारी सरकार को बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत लोग भला बुरा बोल देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं कि कुछ नहीं करती है, और बहुत लोग जानते भी हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इतनी सारी आपके लिए नॉर्म्स चलाई हैं, इतने सारे आपके लिए प्रोग्राम्स चलाए हैं, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने एस्टैब्लिश की है हमारे लिए, लेकिन हमें नहीं पता है। ठीक है, आज हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए प्रोवाइड की है। चलिए, इन्वॉल्व ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। सबसे पहले आपको पता है कि ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया रिप्रोडक्टिव थिंग्स बताने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया? ऑडियो विजुअल्स का यूज़ किया गया और प्रिंट मीडिया का यूज़ किया गया। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्कूल्स में क्या होता है बच्चों, 8th 9th में जब आप होते हो तब वहाँ पे क्या किया जाता है, काफ़ी सारी टीम्स आती हैं बाहर से, आप
आपको प्रॉपर एक रूम में बिठाया जाता है, गर्ल्स को अलग बॉयज़ को अलग, उन्हें बताया जाता है टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव थिंग्स, अभी क्या होगा लाइफ में, आगे क्या क्या चीज़ें अटेंड होगी, ठीक है। तो ये सब किसकी मदद से किया जाता है? ऑडियो विजुअल्स और प्रिंट मीडिया की मदद से, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझे। अगर मैं आपको कितना ही समझा लूँ, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आप उस चीज़ को एक पर्दे पर नहीं देखेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों? ऑडियो विजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट किया अपने स्ट्रैटेजीज के अंदर और प्रिंट मीडिया का इन्वॉल्वमेंट किया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन करिएगा। पर्सनली क्रिएटेड अवेयरनेस। अब क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं बच्चों जो पब्लिकली इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो पब्लिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों? पर्सनली उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, पर्सनली उनको जाके घर घर पे जाके इस चीज़ की शिक्षा उन्होंने दी है, ठीक है। आपने सुना है आशा, आशा इज़ अ वेरी कॉमन, आपने सुना है कि आशा क्या करती है बच्चों? जितनी भी डिलीवरी वाली महिलाएं होती है उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कब आपकी डिलीवरी होगी, कैसे होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं डिलीवरी के बाद, पोस्ट नेटल केयर कैसी है, वो क्या होता है, कैसे आपको बेबी को फीड कराना है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है बच्चों? पर्सनली पहुँचाई गई हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं बच्चों वो पब्लिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं आज भी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? पर्सनली घर घर जाकर ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, प्रिकॉशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आपको पता है आज के लाइफ टाइम में कॉन्डम्स का कितना रोल है, ठीक है। तो सेफ प्रोटेक्शन, आपको बताया कि प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करना है, सेफ सेक्स कैसे करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जो लोग इसको पब्लिकली अचीव नहीं कर सकते, जो लोग पब्लिकली अटेन नहीं कर पाए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? पर्सनली उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। चलिए नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है। अब सेक्स एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। सेक्स एजुकेशन क्या है? एक ऐसी एजुकेशन जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें बताती हैं, जो प्यूबर्टी से रिलेटेड सब चीज़ें हमें बताती हैं। और ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? ताकि फ्यूचर में जाके हम कुछ गलत ना करें। आपको पता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि पुबर्टी के बाद जो गर्ल्स हैं उनके अंदर काफ़ी वो इमोशनल हो जाती है, उनके बॉडी चेंजेस क्या क्या होते हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन होता है, वो हर मंथ ब्लीड करती है फॉर 5 to 7 days। तो ये सब चीज़ें ताकि वो तैयार रहे पूरा, ये सब किसने बताया? ये सब हमारे मेजर्स जो टेकन किए गए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, उन्होंने क्या बोला? इसको सेक्स एजुकेशन बोला, और ये हर स्कूल में इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है बच्चों? अभी सेक्स एजुकेशन को एक कंपलसरी एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि हर स्कूल में इसको प्रॉपर्ली पढ़ाया जा सके, ठीक है। आपको पता है जितना थियोरेटिकल लेवल पे पढ़ते हो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन क्या है, और आप ही को नहीं लगभग इंडिया के हर स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सब पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस क्या होती है बच्चों? ये आपकी प्यूबर्टी वाली एज होती है जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आता है, एंड रिलेटेड चेंजेस, उससे रिलेटेड चेंजेस जितने भी होते हैं, ठीक है। एसटीडीज, एसटीडीज क्या होती है बच्चों? एसटीडीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे डिजीज जो थ्रू सेक्स करने से होता है, सेक्सुअली आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया, गर्ल्स को बॉयज़ को कैसे एक प्रॉपर केयर करना है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, कैसे अपनी डेली लाइफ टू लाइफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके रखना है। तो ये सब कौन बताया भैया बच्चा? ये सब हमारी सेक्स एजुकेशन में आती है, एंड ये सब मेजर्स किसने उठाए? ये सब मेजर्स उठाए हैं बच्चों इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। देखिए कितने सारे पॉजिटिव वर्क किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एम्नियोसेंटेंसेस, अब ये वर्ड क्या होता है बच्चों? बताइए, एम्नियोसेंटेंसेस क्या होता है बेटा? बताइए। एम्नियोसेंटेंसेस एक वर्ड है जो काफ़ी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को दर्शाता है। अब कैसे दर्शाता है देखिए, सबसे पहले क्या होता है बच्चों? डिलीवरी से पहले प्रॉपर चेकअप्स होते हैं, ठीक है।
जब कोई फीमेल मदर बनने वाली होती है या डिलीवरी होने वाली होती है, तो डिलीवरी से पहले फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, सेकेंड ट्रिमेस्टर में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। उनका प्रॉपर चेकअप किया जाता है। अब चेकअप क्या किया जाता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक सेल्स को निकाला जाता है एम्ब्रियो में से, भ्रूण में से, ठीक है। और जो उसके बाहर एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है। उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन किया जाता है उसको, कि उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है, कोई क्रोमोसोमल एबरेशंस तो नहीं हो गए, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चों, डिलीवरी के बाद अगर कोई डिफ़ॉल्ट बच्चा हुआ है या फिर कोई अबनॉर्मल बेबी हो गया, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे पहले से ही करेक्ट करो, ठीक है। या कोई एंजाइम की कोई कमी तो नहीं है, कोई उसमें डिसऑर्डर्स तो नहीं आ गए हैं, ठीक है, कोई सिंड्रोम्स तो नहीं आ गए हैं। तो ये सब चेकअप किया जाता है बिफोर डिलीवरी, ताकि वो सेफ डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो ऐसे ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, मिसयूज़ हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग पहले से ही चेकअप करवा लेते हैं और देखते हैं कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में, हालांकि ये काफ़ी कम हो गया है अभी के लेवल पे, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है, जो फीमेल्स होती है उनको मार दिया जाता है, जो फीमेल बेबी है, जो फीमेल एम्ब्रियो है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसको कहते हैं फीमेल फिटिसाइड्स। तो फीमेल फिटिसाइड्स करने के लिए काफ़ी लोग एमनियोसेंटेसिस का यूज़ कर सके हैं। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, ठीक है, कि अगर तब तक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई इसमें अब क्रोमोसोमल डिफॉर्मेलिटीज़ या अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं आई हैं, तब तक आप एम्ब्रियो के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और फीमेल फिटिसाइड आज एक कानूनन जुर्म है, आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ करते हैं काफ़ी लोग, जो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे बच्चों, आप भी इन चीज़ों को लेके सबको अवेयर करेंगे कि फीमेल फिटिसाइड्स एक बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है, और एमनियोसेंटेसिस का यूज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को चेक करने के लिए, ना कि फीमेल फिटिसाइड्स के लिए। चलिए आगे आते हैं बच्चे। 2000 में, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपल्जन जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा रेट पे हुआ, आपको पता है, ठीक है। आपको पता है कि जब एक एस्टिमेशन निकाला गया तो वर्ल्ड के अंदर हर छठा आदमी कौन था, इंडियन था। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपल्जन जो हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है इंडिया के अंदर, वो क्यों हुआ है, आइए कुछ रीज़न जानते हैं। सबसे पहले एमएमआर क्या होता है बच्चों, मैट्रिनल मोर्टेलिटी रेट। मैट्रिनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे प्रॉपर डिलीवरीज नहीं होती थी। डिलीवरी क्या होती थी, घर पे कर देते थे, तो उन्हें हॉस्पिटल्स नहीं लेके जाते थे। तो क्या होता था, उसमें जो माँ होती थी उसके मरने के चांसेस हाई होते थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्चों, अब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। डॉक्टर्स पहले ही आपको डेट्स दे देते हैं कि इस डेट्स पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी होनी है, तो आप पहले ही आकर के भर्ती हो जाइए। तो इससे क्या हुआ बच्चों, मैट्रिनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है कि घटा है, घट गया है, ठीक है। जो मोर्टेलिटी रेट, जो मरने का जो रेट था वो घट गया है, क्यों, ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज़, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर फूड उनको दिया जाता है, प्रॉपर डॉक्टर से सलाह करके प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों आईएमआर क्या होता है, ये काफ़ी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रॉपर्ली नोटिस कीजिएगा। आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब बच्चा हो गया, कभी कभी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो माँ को भी डेथ रिस्क हो गया है और बच्चे को भी डेथ रिस्क हो गया, तो बच्चे को प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाती थी, तो बच्चा मर जाता था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते थे, काफ़ी हेवी चांसेस होते थे पहले के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, पॉपुलेशन बढ़ने का एकमात्र रीज़न ये भी है कि बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से क्या हो गया बच्चों, इन्फेंट्स की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा घट चुका है, ठीक है। तो मैट्रिनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये आप देखिएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कितनी है, आपको पता है, फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज 18 है और मेल्स के लिए 21 है, तो ये बढ़ाई गई, ये भी एक रीज़न था।
इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, एक से एक हॉस्पिटल खुल चुका है आज इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया 3rd नंबर पे आता है अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ। इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस यहाँ पर है। प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज किए जा चुके हैं। तो बेटा यही सब मिला के क्या कर रहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एकमात्र कारण भी बना, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको पता है कि इतने ज़्यादा बेबीज़ को प्रोड्यूस करना, आपने देखा था पहले की फैमिलीज़ क्या होती थी बच्चों, 8-8 9-9 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चलाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है, चलिए तो अब हम आते हैं स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हैं बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सेफ सेक्स क्या होता है और अनसेफ सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्डम्स के पैकेट्स थे वो गवर्नमेंट ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए, और फ्री में नहीं, काफ़ी मिनिमल कॉस्ट पे, लगभग 1 to 2 रुपीज़, इतनी ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कॉन्डम्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लोगों को दिया गया। क्यों, ताकि वो सेक्स के दौरान क्या करें, अपना प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का। सेकेंड, एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता है कि जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या नुकसान है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे, क्या क्या चीज़ें, इन चीज़ों से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो निकल करके आते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के पास कितने रिसोर्सेज हैं और वो कितने रिसोर्सेज दे सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है बच्चों, बहुत सारे लोग हैं अपनी बेसिक नीड्स ही पूरा नहीं कर पाते हैं, जो क्या है, रोटी, फूड, ये सब, रोटी, कपड़ा और मकान जिससे बोलते हैं, यही अपनी बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाते। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी तो एटलीस्ट सभी इंसानों को उनकी बेसिक नीड्स दी जाएगी, वो अपनी एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो पूरा कर पाएंगे, कोई भी लोग भूखे नहीं सो पाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं बच्चों, जो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो ये पॉजिटिव चीज़ें हमें मिलेंगी। नेक्स्ट होता है इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज। आपको पता है 18 साल लड़कियों की है, 21 साल लड़कों की है, तो इस एज को भी बढ़ा देना चाहिए। क्यों, ताकि रिप्रोडक्शन जो हो काफ़ी ज़्यादा एज में हो, एटलीस्ट 20 कर देना चाहिए, ठीक है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि चाइल्ड मैरिजेस कितना ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर और आज भी होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 और 21 को ऑप्टिमम एज माना है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट होता है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन। जिनके पास एक बच्चा है, जिनके पास 1 या 2 बच्चा है, उनको क्या किया गया बच्चों, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए। आपको पता है राजस्थान स्टेट है, वहाँ पर 1 और 2 बच्चे होने के बाद उनको फ्री में घी दिया जाता है, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो उन बच्चों को ऐसे, ये सब क्या है बच्चों, इंसेंटिव्स हैं। तो अगर हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा करके पॉपुलेशन कंट्रोल करवाएंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा और काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स वे हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ठीक है। आज आपको पता है मार्केट्स के अंदर इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, चाहे आप ओरल पिल्स ले लो, चाहे आप कॉन्डम्स का यूज़ कर लो, चाहे फीमेल कॉन्डम डायफ्रागम्स का यूज़ कर लो, चाहे इम्प्लांट्स लगवा लो, चाहे सर्जिकल मेथड यूज़ कर लो। लेकिन ये बताता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE के पर्पज़ से। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए बच्चों। एक तो यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि उसको फ्रेंडली यूज़ कर सके हम, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हो यूज़ करने के दौरान और आसानी से हम उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट होता है बच्चों इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या होता है बेटा, आसानी से हमें मिल सके, ठीक है। आवाज़ मत कीजिए आप। तो
ईजिली अवेलेबल होता है मतलब क्या होता है इसका बच्चों, ईजिली अवेलेबल, आपको हर स्टोर पे ये मिल सके। ऐसा नहीं होगा कि आप चीज़ें कर रहे हैं, आप मतलब प्रिकॉशंस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और रीज़न बता रहे हैं कि हमें इजीली अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड मेथड क्या होता है बच्चों, इजीली अवेलेबल होता है। इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आप किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होता बच्चों, कभी कभी ख़राब क्वालिटी के जो कॉन्डम्स होते हैं वो क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्स वो बर्स्ट डाउन कर जाते हैं, ठीक है, तो कोई फ़ायदा उनका नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होने चाहिए, इफ़ेक्टिव क्वालिटी के होने चाहिए, इफ़ेक्टिव यूज़ उनका वहाँ पे होना चाहिए, रिवर्सिबल, एक से ज़्यादा बार उनका यूज़ कर सके, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होने चाहिए। नो साइड इफेक्ट्स, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स होंगे तो क्या होंगे, हमारी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, वो ऑल्टर कर जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी चीज़ के तो वो अच्छा नहीं होता है। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हों वो लीस्ट हो या फिर हो ही ना। चलिए, नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड सेक्सुअल एक्ट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ तो हम कर रहे हैं लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर हमारी कम नहीं होना चाहिए। आप कोई कपल है वो सेक्स कर रहा है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर में कोई इंटरफेरेंस हो या कोई सेक्सुअल एक्ट में वो प्रॉपरली उसका यूज़ ना कर पाए। फिर क्या होगा बच्चों, फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आने चाहिए जो सेक्सुअल डिज़ायर्स और सेक्सुअल एक्ट को इंटरफेयर ना करते हो। लिख लिया, ये सब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, इजीली लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स है बच्चों, बहुत सारे मैथड्स आज अवेलेबल हैं हमारे पास। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम सेक्स के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका होगा हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, एसटीडीज़ को रोकने का और सारी डिजीज़ को रोकने का, ठीक है। चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले होता है बच्चों नेचुरल और ट्रेडिशनल मैथड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अपनाए जाते हैं लोगों द्वारा, ठीक है। हालांकि इनका जो कहते हैं ना कि अगर हम कोई चीज़ नेचुरल तरीके से करते हैं, अब आपने होम्योपैथिक दवाई ली है, ठीक है, उनका असर बहुत देर में होता है। तो इसी तरह जो नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स है बच्चों, यहाँ पर चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सेकेंड है बच्चों बैरियर मैथड्स। बैरियर मैथड्स जानेंगे। आईयूडीज की फुल फॉर्म इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें हम ओरल पिल्स का यूज़ करते हैं बच्चों। इंजेक्टेबल्स, ठीक है, इसमें इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इम्प्लांट्स अंडर द स्किन लगाया जाता है बच्चों। और सर्जिकल मेथड जिसे हम नसबंदी कहते हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सब कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, जानते हैं ये सब होता क्या है। सबसे पहले आता है बच्चों नेचुरल मैथड्स। नेचुरल मैथड्स में आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। बच्चों देखो, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज पे आपको सेक्स नहीं करना है, ठीक है, आपको बचना है सेक्स से। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम होता है इस टाइम को कहते हैं फर्टाइल पीरियड, और बच्चों इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बेबी कंसीव कर लें, ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अपने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को देख करके, कंट्रोल कर करके आपको ही सेक्स करना है, ठीक है। आपको फिजिकल रिलेशनशिप जो बनानी है वो आपको फर्टाइल पीरियड में नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कंसीव करने के, ठीक है। और इसी मेथड को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट वन होता है बच्चों विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट। ये मेथड क्या होता है बच्चों, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट का मतलब है कि जब कोई कपल फिजिकल रिलेशनशिप कर रहा है, मेकआउट कर रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को इजैकुलेशन से पहले ही क्या कर ले बच्चों, विड्रॉन कर ले, हटा ले वजाइना से, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना के अंदर ना जा सके। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, लेकिन बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसमें फेलियर चांसेस काफ़ी हाई है। तो कॉइटस इंटरप्ट पता चल गया आपको। विड्रॉल मेथड मतलब पेनिस को वजाइना से हटा लेना बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है बच्चों। सेकेंड हो गया। थर्ड होता है लैक्टेशनल एमेंड्रा। लैक्टेशनल एमेंड्रा होता है बच्चों, आपको पता है जब डिलीवरी होती है उसके 6 महीने के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है,
डिलीवरी के बाद जो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है 6 मंथ्स के लिए, मतलब क्या है इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कहाँ चली जाती है आपकी, लैक्टेशन के लिए चली जाती है, ठीक है। तो जब लैक्टेशन के लिए एनर्जी जाती है बच्चों, तो मेंस्ट्रुएशन वहाँ पर नहीं होता, तो वहाँ पर क्या नहीं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो जो फर्टाइल पीरियड है वो नहीं होगा, फर्टाइल पीरियड है तो क्या नहीं होगा, कंसीव करने के चांसेस नहीं होंगे। चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे बच्चों नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड्स जो आप समझ चुके हैं, आपको पता चल चुका है ये क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है। तो अब आता है बच्चों बेरियर मेथड्स। बेरियर मेथड्स में सबसे पहले होता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या होता है बच्चों, कॉन्डम्स बनाए जाते हैं लेटेक्स शीट से, काफ़ी थिन होते हैं, और ये किस लिए यूज़ होता है बच्चों, ये होता है मेल पेनिस को कवर करने के लिए, ताकि जो इजैकुलेशन हो एट द टाइम ऑफ कॉइटस वो उसी थिन शीट के अंदर इकट्ठा हो जाए। और इससे क्या होता है बच्चों, इससे मैकेनिकली प्रिवेंट किया जाता है स्पर्म्स को ओवा से मिलने के लिए। तो काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, काफ़ी यूजेबल मेथड है, और इंडिया के लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया है। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रीली कॉन्डम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। सेकेंड चीज़ बच्चों, ये रिवर्सिबल, आपको इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, ये कोई इंटरफेयर नहीं करता सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में, और काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, काफ़ी चीप कॉस्ट पे और काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के इसे क्या बनाती है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है डायफ्रागम्स। डायफ्रागम्स क्या होता है बच्चों, फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, ये फीमेल के सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जब ये इंसर्ट कर लिए जाते हैं तो जितना भी इजैकुलेशन कंटेंट होता है तो ये इसी के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसी के अंदर जाके इकट्ठा होगा तो अंदर की तरफ जो स्पर्म्स है वो जा ही नहीं पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, मैकेनिकली इसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेल कॉन्डम्स का यूज़ होता है इंडिया के अंदर, डायफ्रागम्स और सर्वाइकल कैप्स का कम यूज़ होता है, बट इंस्टेड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, रिवर्सिबल यूज़ कर सकते हैं, कोई सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल डिजायर में इंटरफेरेंस नहीं करते। तीसरा आता है स्पर्मिसिडाल क्रीम्स। बच्चों इनके साथ क्या होता है, स्पर्मिसिडाल क्रीम्स का भी यूज़ किया जाता है। स्पर्मिसिडाल मतलब क्या होता है, स्पर्म्स को मारने वाला, ठीक है। तो जब स्पर्मिसिडाल क्रीम्स होती है वो ऐसी क्रीम्स होती है जो स्पर्म्स को मारने में हेल्पफुल होती है, ये इनके साथ यूज़ किया जाता है एन एडिशनल पर्सपेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों इनका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा कम है, हालांकि कभी कभी फेलियर रेट इनका भी देखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 95% से ज़्यादा इनका सक्सेस रेट देखा गया है। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, रिवर्सिबली इनको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी चीप कॉस्ट पे हमें अवेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब वर्ड्स आप लोगों ने सुन चुके हो। चलिए अब आईयूडीज। आईयूडीज क्या होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जैसे नॉन मेडिकेटेड होता है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग होता है बच्चों CUT, CU7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग होता है बच्चों LNG-20। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है बच्चों, जब नॉन मेडिकेटेड यूज़ करते हैं तो लिप्स लूप इसका एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग CUT, CU7, मल्टीलोड 375 एग्जाम्पल लर्न कीजिएगा। हार्मोन रिलीजिंग है बच्चों LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग मतलब जो कि हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजेन की कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। ईस्ट्रोजन इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चों, ठीक है। तो ये इनके कॉम्बो से बनाए जाते हैं। कॉपर रिलीजिंग, इनमें कॉपर्स होते हैं बच्चों, जैसे कॉपर टी आपने सुना होगा, ठीक है। कॉपर टी क्या होता है बच्चों, वजाइना के अंदर इसको फिट करा जाता है, इट्स अ टी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड अप ऑफ कॉपर। और कॉपर क्या करते हैं, स्पर्म की जो स्पीड है स्पर्म्स पे चिपक जाता है जाकर के, जैसे ही चिपकते हैं उनकी जो स्पीड है वो सप्रेस डाउन कर जाते हैं। आपको पता है कि जो स्पर्म्स का ट्रैवलिंग रेट है वो है 1 to 3 mm पर आवर। 1 घंटे में ये 1 से 3 mm मूव करते हैं वजाइना के अंदर। तो वजाइना के अंदर बच्चों सर्विक्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं वो स्पर्म्स के साथ कॉपर्स, आपको पता है डाइवेलेंट कैटायन है, तो कॉपर के आयंस जाके चिपक जाता है, जिससे इनका जो रेट होता है मूवमेंट का वो बहुत ही स्लो हो जाता है, जिससे कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं।
इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस वाली प्रोसेस मतलब कि फेगोसाइटोसिस मतलब जब कोई सॉलिड ईटिंग होती है, पिनोसाइटोसिस मतलब कोई सेल ड्रिंकिंग होती है। तो फेगोसाइटोसिस वाली प्रोसेस यहाँ पे देखा जाता है। कॉपर रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड फर्टेलिटी, ये स्पीड को कम करते हैं और फर्टेलिटी रेट को कम करते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हार्मोन मेक्स यूट्रस अनसुटेबल, और जो हार्मोन रिलीजिंग है वो क्या करते हैं बच्चों, वो यूट्रस को, हमारी फीमेल की यूट्रस को क्या कर देते हैं, अनसुटेबल कर देते हैं, जिससे कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या होती हैं, मार्केट के अंदर इतनी सारी दवाइयाँ हैं बच्चों जो ली जाती है। आपको पता है जब कभी रेप्स हो जाते हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको आई पिल वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, 72 आवर्स यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, विद इन 72 आवर्स आपको लेनी होती है। कुछ ऐसी है जैसे जो लॉन्ग टर्म्स के लिए लेनी जाती है, जैसे सहेली। सहेली सबसे पहले कहाँ बनाई गई है बच्चों, लखनऊ में बनाई गई है, CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। आपको पता है ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है और इसको वंस अ वीक पिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि लगभग 21 दिन लगातार ली जाती है और 7 दिन के गैप में ये नहीं ली जाती जब आपको मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, चलिए, ये क्या करती है, ओवुलेशन को, मतलब कि एग रिलीज नहीं होते, ओवुलेशन को रोकती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है। चेंजेस द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है उसे सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं बच्चों। अब ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जब इसकी क्वालिटी ऑल्टर कर जाएगी तो स्पर्म्स ट्रैवल नहीं कर पाएगी फर्दर। ठीक है, मे बी ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, फिर वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होने के कारण स्पर्म को फेगोसाइट कर लिया जाता है और स्पर्म्स कैपेबल नहीं होती कि वो आगे ट्रेवल करे। ऑलराइट, ठीक है, टेकन विद इन 72 आवर्स। जो जैसे मैंने आपको बताया आई पिल वगैरह ये सब आपको रेप केसेस में दी जाती है, जब ये अनवांटेड प्रेगनेंसी जब हो जाती है तभी आपको विद इन 72 आवर्स दी जाती है। ठीक है, अनवांटेड सेक्स हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तो इसी दौरान किसका यूज़ किया जाता है, ओरल पिल्स का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ओरल पिल्स का। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट आता है। ठीक है, तो ये विद इन 72 आवर्स आपको यूज़ की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए रेप केसेस में सबसे पहले कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करेंगे, अगर विद इन 24 आवर्स या विद इन 72 आवर्स आपको उनको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव देना है तो आप क्या बोलेंगे, ओरल पिल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर बताइए आप। ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर है IUDs। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो भी हम पढ़ के आए हैं, मेडिकेटेड, कॉपर वाली और हार्मोन वाली। तो ये सब आप याद रखेंगे बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैथड्स। सर्जिकल मैथड्स क्या होते हैं बच्चों, ये स्टेरिलाइजेशन मैथड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता है, नसबंदी आपने सुना होगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों, फ्री में नसबंदी कराती है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जब नसबंदी कोई कराता है तो फ्रूट्स भी दिए जाते हैं उनको, सुना होगा, फ्रूट्स दिए जाएंगे और आपको फ्रूट जूस दिया जाएगा, कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका है कि अगर आप प्रॉपर बेबी हो चुके हैं तो फिर आगे सेक्स ना हो, सेक्स तो हो जाए, मतलब आगे कोई डिलीवरी या फिर कोई कंसीव करने के चांसेस कुछ ना हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आती है वैसेक्टोमी, सेकंड आता है ट्यूबैक्टोमी। वैसेक्टोमी बच्चों, V फॉर वैसेक्टोमी, V फॉर वास डिफरेंस। यहाँ ये मेल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे वास डिफरेंस को काट करके उसको टाइड अप कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्पर्म्स के मूवमेंट करने का रेट घट जाता है। ठीक है, स्पर्म्स फिर आगे, स्पर्म्स बनती तो है लेकिन आगे ट्रैवल नहीं कर पाती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, कंसीव करने के चांसेस नील हो जाते हैं। सेकंड होता है ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी के अंदर क्या होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट से उसको बांधा जाता है और
उसको इंसाइज कर दिया जाता है। तो ये जो चांसेस है ये इरिवर्सिबल है बच्चों। हालांकि कभी कभी बहुत ही एक्सेप्शनली देखा गया है कि आपने ट्यूबेक्टोमी कर दी फिर भी आपको कंसीव हो गया है, ठीक है। हालांकि इरिवर्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स है बच्चों। चलिए, और आते भी हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो आप एक बार इसके डायग्राम्स भी देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। MTPs क्या होता है? MTPs होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है बच्चों, 1979 में लीगलाइज फॉर्म में इंडिया के अंदर इसको बैन किया गया। क्यों? लीगलाइज इन 1971 टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1971 में बोला कि आप इसको लीगल तरीके से यूज़ करो, तो ये आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज़ करते हुए पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक अप टू 12 वीक्स तक आप उसको अबॉर्ट करा सकते हो, या फिर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी हो गई है जो एम्नियोसेंटेंसिस से आपने देखा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स करने के लिए क्या कर देते हैं, MTP का यूज़ करते हैं। लगभग 45 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती है हर साल, यानी कि 1/5। इसीलिए बच्चों इंडियन गवर्नमेंट ने इतना इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया 1971 में। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इमोशनल, एथिकल, लीगल इश्यूज जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा STDs। STDs को VD और RTI भी कहा जाता है। VD मतलब वेनरेबल डिजीज, RTIs मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें कॉमन STDs आपकी गोनोरोआ, सिफिलिस, जेनिटल हर्पेस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स और हेपेटाइटिस बी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छे से नाम याद करने हैं आपको। नेक्स्ट होता है हेपेटाइटिस बी को छोड़ करके HIV जो होता है बच्चों, हेपेटाइटिस बी जो है वो इनक्योरेबल है। HIV मतलब कि जो एड्स है बच्चों वो क्योरेबल है अगर आप उसको इनिशियल स्टेजेस में देख लो। अगर आपको इनिशियली आपने पता चल गया कि आपको एड्स और इनिशियल लेवल पे हो आप, तो अब वो क्योरेबल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए रेगुलर चेकअप्स आपको कराते रहना चाहिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी और HIV कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इंजेक्शंस के द्वारा, इंजेक्टेबल्स के द्वारा, या फिर ब्लड ट्रांसफ़र के दौरान, या फिर मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बेबी को हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं बच्चों। आपको पता है जेनिटल हर्पेस को छोड़ के HIV और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्योरेबल होता है। हालांकि हेपेटाइटिस बी भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो क्योरेबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे आपको पता चल गया तो वो क्योर हो सकता है, ठीक है। चलिए, इट कॉजेज PID क्या होता है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन आ जाती है बच्चों, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैल्विक एरिया में, अबॉर्शंस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स, ठहराव मतलब कि प्रॉपर बर्थ्स नहीं हो पाते, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, एम्ब्रियो में प्रेगनेंसी ना हो करके, इम्प्लांटेशन ना हो करके कहीं और हो जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गया, तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर वहाँ पे सर्जिकली उस एम्ब्रियो को हटा करके कहाँ इम्प्लांट किया जाता है, एम्ब्रियो के अंदर, यूट्रस के अंदर उस एम्ब्रियो को प्रॉपर्ली इम्प्लांट किया जाता है। इनफर्टिलिटी भी एक मेजर कारण है बच्चों। आगे चलते हैं। आपको पता है कि इन्फेक्शन और STDs कैसे रोक सकते हैं हम? सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके STDs को रोक सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सेकेंडली हम सेफ सेक्स कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स ना करके अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स ना रखें। और तीसरा, अगर आपको पता चल गया है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाकर उसका चेकअप कराएं। तो यही रीजंस है जो आप बचा सकते हैं आपको STDs से। नेक्स्ट होता है बच्चों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कैपेबिलिटी है जब जो कपल होता है वो इनेबल होता है बर्थ करने के लिए, उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। कैसे है बच्चों, ARTs, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में इनको फॉलोअप किया जाता है। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर आता है, और आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स किए जाते हैं। फिर जिफ्ट हो गया, जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, IUT इंटरयूट्रिन ट्रांसफर बच्चों। गिफ्ट होता है गैमीट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, ICS है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, और AIE आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है बच्चों। ये सारे मेथड्स लास्ट पेज पे लिखे हुए हैं,
ठीक है, आपको क्या करना है, सारे के सारे मेथड्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी से जाके, मैं आपको सारे बता देती हूँ। ठीक है, आपको ये चैप्टर एक बार ब्रीफली जाके एनसीईआरटी से पढ़ना है बच्चों। काफ़ी कम चांसेस होते हैं कंपटीशन में भी कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सबसे पहले ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये क्या हो गया बच्चों, ये ऐसी टेक्निक्स है जो किसके लिए बनाई गई है, इनफर्टाइल कपल्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, इन टेक्निक्स के अंदर जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, IVF प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, मेल पार्टनर का क्या होता है बच्चों, गैमीट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फीमेल पार्टनर का गैमीट कलेक्ट कराया जाता है विट्रो के अंदर, विट्रो मतलब वेसल, इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है उनका, वेसल के अंदर उनको इंसेमिनेट कराया जाता है, फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमेट्स तक है, एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमेट्स तक है, तब क्या कराया जाता है बच्चों, जिफ्ट कराया जाता है, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में जो एम्ब्रियो बना है वो 8 ब्लास्टोमेट्स तक है, तो उसे ज़ायगोट में, उस ज़ायगोट को, उस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और IUT में क्या किया जाता है, यूट्राइन ट्रांसफ़र में ये किया जाता है आपके यूट्रस में। ठीक है, तो अगर अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स है या अर्ली ज़ायगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है जो IVF में बनाए गए हैं, वो आपके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और सेकेंडली अगर आपका यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ब्लास्टोमेयर्स 8 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही दोनों डिफरेंसेस में। गैमीट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है बच्चों, जैसे कभी कभी क्या होता है, मदर जो होता है वो कंसीव तो कर लेती है लेकिन उनमें गैमीट्स जो होता है वो फंक्शनल नहीं होते, उनमें कैपेबिलिटी होती है कंसीव करने की, तो क्या होता है कोई दूसरी डोनर मदर होती है, उनके जो फंक्शनल गैमीट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में और फिर वो फाइनली क्या करती है, कंसीव करती है। तो गिफ्ट आपको पता चल चुका है गैमीट इंटरफैलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। इसमें क्या होता है, जब कोई महिला या कोई फीमेल जो होती है, मदर जो होती है, उनमें कंसीव करने की कैपेबिलिटी तो होती है लेकिन उनके अंदर फंक्शनल गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो क्या होता है बच्चों, दूसरे जो फीमेल डोनर होती हैं उससे उनके गैमीट्स निकाले जाते हैं और फाइनली ट्रांसफ़र किए जाते हैं उन मदर्स के अंदर और फिर फाइनली वो कंसीव कर पाती हैं। इसी को कहते हैं हम गिफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कभी कभी मेल्स के अंदर जो स्पर्म रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और यही एक रीज़न बनता है कि वो जो फीमेल्स होती हैं, जो अपनी फीमेल पार्टनर होती है, वो इंसेमिनेट नहीं कर पाती है उनको, इसीलिए क्या किया जाता है, किसी मेल डोनर की स्पर्म्स ली जाती हैं, उनकी स्पर्म्स इंजेक्टेबल फॉर्म में ली जाती है और फाइनली क्या कर दी जाती है, मदर गैमीट्स में जाके उनको इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर फाइनली क्या हो जाता है बच्चों, उन्हें कंसीव हो जाता है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है बच्चों, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, मदर गैमीट को बाहर निकाला जाता है, फीमेल गैमीट को, और मेल गैमीट जो फंक्शनल हो, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में हो और या फिर डोनर से लिया गया हो, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली उनको इंसेमिनेट किया जाता है क्योंकि ये एक पर्सनल इशू है कि अगर आप इंसेमिनेशन करा रहे हो अगर किसी और पार्टनर को, तो मेल पार्टनर को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसको क्या करते हैं बच्चों, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। तो ये जाके आज आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आता है अडॉप्शन। अब इतनी सारी आपने टेक्निक्स पढ़ी है बच्चों, आप ये भी सोचिए कि इतनी ज़्यादा टेक्निक्स जो होती है इतनी ज़्यादा कॉस्टलियर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी इमोशनल एथिकल इश्यूज भी इससे जुड़े हैं। इससे बेटर है कि हम अडॉप्शन क्यों ना कर लें। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अडॉप्शन क्यों ज़रूरी है, अडॉप्शन इसीलिए ज़रूरी है कि इतनी टेक्निक्स आप यूज़ करके एक बेबी को बना रहे हो, इससे बेटर है कि आप किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। ठीक है, आज इतने सारे ऑर्फनेजेस हैं, इतने सारे बच्चे हैं जिनकी मदर नहीं होती, जिनके फादर नहीं होते, तो आप उनकी लाइफ संवार सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दीज टेक्निक्स आप क्या करें, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करें ताकि उनकी ज़िंदगी संवार सको। आप उन पे कितना बड़ा एक पॉजिटिव
जो होगा रिसोर्स आप उन्हें दे सको, आप उन्हें बेटर एजुकेशन दे सको, एजुकेशन क्वालिटी दे सको, बच्चों उन्हें फूड दे सको, तो ये इतनी ज़्यादा इंडिया के अंदर जो गरीब बच्चे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको अपनी लाइफ संवारने की। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपने ये चैप्टर एक बड़े अच्छे तरीके से समझा है। मैंने आपको हर चीज़ें बताई है बेटा। आज आपको क्या करना है, आपको जाकर के एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, सारे डायग्राम्स देखने हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आएगी बेटा, सारे प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे देखी जाएंगी। और पढ़ते रहिए, ऐसे ही हमारे लेक्चर शेयर करते रहिए बच्चों, सपोर्ट करते रहिए। किसी और को भी ज़रूरत हो उसकी भी हेल्प करो। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि दूसरों की हेल्प करो, हेल्प करने से आपको ही फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय।